लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते हैं वर्क। जैसे कि एक क्वेश्चन कि 2 वुमेन एंड 5 मेन, कितनी है? 2 वुमेन है और 5 मेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days and 3 women and 6 men can do this piece of work in 3 days. तो फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच वुमेन एंड ईच मैन। तो कंसीडर करते हैं लेट 1 woman do a work in X days। यानी कहने का मीनिंग क्या हुआ, इसको इस तरह में लिखते हैं इन X days 1 woman do 1 work। तो अगर X days में 1 woman 1 वर्क करते हैं तो 1 डे में कितना करेंगे? 1/X वर्क करेंगे। इसी तरह अगर हम लोग कंसीडर करें कि इन Y days 1 man do 1 वर्क, तो 1 डे में 1 मैन कितना करेगा? 1/1। अब आप बोल सकते हैं कि क्यों इसको 1/X 1/Y निकालें? क्योंकि देखिए टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन होता है वो रेसिप्रोकल का है। यहाँ कह रहा है कि 3 वुमेन, यहाँ आपको क्वेश्चन पढ़ लें कि 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन डू दिस वर्क इन 4 days। तो पहले हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कि आखिर 1 वुमेन कितना पार्ट वर्क करती है। तो इसीलिए हम लोग इसको 1/X वर्क 1 मैन का निकाल लिया और 1 वुमेन का निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करता है क्या कि 2 मैन जो है और 5 मैन जो है वो इस वर्क को 4 days में करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक दिन का निकाला है, तो अभी बताइए कि इतने लोग इतने डेज 4 days में 1 वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो 1 डे में कितना होगा? 1/4 होगा। तो अगर हम देखें कहना है क्या, इन 4 days 2 women and 5 men do 1 वर्क होता है। तो अगर 1 डे में अगर हम लोग देखें तो कितना वर्क होगा इन लोगों से? 1/4 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, 2 वुमेन का वर्क, तो एक वुमेन जो है वो एक दिन में कितना वर्क करती है? 1/8। तो 2 वुमेन कितना करेंगी? 2 × 1/8। 5 मेन जो है वो वर्क करते हैं इसके साथ, तो 1 मैन एक दिन में कितना करता है? 1/5। तो 5 डेज में कितना करेंगे? 5 मैन करेंगे तो 5/5, यानी अगर 2/8 + 5/8 = 1/4। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में इसी लाइन में दूसरे लाइन में क्या दिया है, कह रहा है कि 3 वुमेन एंड 6 मेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 3 days। तो हम क्या कर रहे हैं, टाइम जो डेज दिया उसको भी रेसिप्रोकल। ये बताइए 1 वुमेन 1 डे में वर्क करते हैं 1/8, तो 3 वुमेन कितना करेंगे? 3/8 इनटू करके 3 × 1/8 ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद 6 मेन कितना करेंगे? तो 6/8 कितने दिन में वर्क कंप्लीट होता है? 3 डेज में। तो पार्ट ऑफ वर्क हम लोग निकाले ना, ये हो जाएगा कितना? 1/8 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अभी से हम लोग दोनों इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे। X और Y का वैल्यू तब हम लोग फाइंड कर लेंगे कि एक वुमेन कितने दिन में उस वर्क को करेगी और एक मैन उस वर्क को कितने दिन में करेगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स जो है उन स्टूडेंट्स को हम लोग लाइन में खड़े करते हैं प्रेयर या समय किसी भी ओकेजन पे स्कूल में। तो जब अगर स्टूडेंट्स को हम खड़े करते लाइन में, तो एक ही लाइन में तो सारे स्टूडेंट्स नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास 70 स्टूडेंट्स हैं तो 10 लाइन बनाते हैं साथ साथ। अगर मान लीजिए अगर हम लोग स्टूडेंट्स अगर जहाँ 7 होते हैं तो अगर 8 करें तो ऑटोमेटिकली हमारा लाइन घट जाएगा, नंबर ऑफ लाइन जो हम लोग डिक्रीज कर देंगे। और अगर स्टूडेंट्स को हम लोग लेस कर दिए, जैसे यहाँ सिमिलर जो वहाँ 6 कर तो नंबर ऑफ रोज बढ़े। इसी पे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा गया है, स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रूम। Students of the class are made to be stand in a room. If one student is extra in a room, if one student is extra in a room, there would be 2 rows less. यानी कि अगर एक स्टूडेंट एक लाइन में बढ़ता है तो रो जो है वो 2 घट जाता है। अब क्या दूसरा क्या, if one student is less in a row, then the number of rows is would be 3 rows more। देखिए इसी को बनाना है कि फाइंड आउट करें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो लेट करते हैं, पहले करते हैं नंबर ऑफ रोज Bx और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच row By।
अब देखिए अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल दिया जाए इक्वल टू कितना होगा, तो नंबर ऑफ रोज और एक रो में कितने स्टूडेंट्स दोनों का प्रोडक्ट दैट विल सेटिस्फाई कंडीशन। देखिए क्या कह रहा है पहले कंडीशन में बोला है कि if one student is extra in a row, यानी कि हर एक लाइन में एक स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं तो नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज करना हर एक लाइन में, देखिए एक लाइन में कितने स्टूडेंट्स है y, अब 1 स्टूडेंट का इंक्रीज कर देंगे y प्लस 1। जैसे ये करेंगे तो हमारे जो रोज के नंबर होंगे वो घट जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 रोज घट जाता है x माइनस 2। देखिए हमारे कहने का मतलब है कि अभी सपोज कीजिए कि हम लोग क्या किए कि 70 स्टूडेंट्स को स्टैंड अप कराए, हर एक लाइन में 10 स्टूडेंट्स की, तो हमारा बना कितना 10 स्टूडेंट्स करेंगे तो 7 रो बनेगा। लेकिन अब क्या करते हैं कि 3 स्टूडेंट्स को हम लोग जब घटा देंगे तो हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं तो नंबर ऑफ रोज घट जाएगा, बढ़ जाएगा। यही कंडीशन इसमें दिया है, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस रो में बढ़ाएंगे तो हमारा नंबर ऑफ रोज घट जाएगा, और जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो में घटाएंगे तो नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स का नंबर कभी नहीं घटेगा, यानी वो 70 है तो 70 ही रह जाएगा। उसी तरह पहले स्टूडेंट्स हमारे xy थे तो xy मल्टीप्लाई करेंगे xy माइनस 2y प्लस x माइनस 2 इक्वल टू xy xy कैंसिल, यानी x माइनस 2y। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि हर एक लाइन एक स्टूडेंट घटा देंगे, पहले y था तो y माइनस 1, तो जैसे ही y माइनस 1 तो हमारे नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 बढ़ जाते हैं, पहले x था अब 3 बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स तो वही रहेंगे x पर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, x प्लस 3y माइनस x माइनस 3 xy xy कैंसिल माइनस x प्लस 3y इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों इक्वेशन जो हम सॉल्व कर देंगे 1 और 2 को तो हमारा x और y का वैल्यू निकलेगा, और जैसे x का वैल्यू निकले तो नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे, नंबर ऑफ y निकलेगा दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टीचर हो जाएंगे। अच्छा दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि मिक्सर है, यानी कि हमारे पास दो तरह का कोई सॉल्यूशन है, उनको मिक्स करके एक और सॉल्यूशन बढ़ाया जाए। तो ये बताइए अगर मान लीजिए दो सॉल्यूशन है और दोनों सॉल्यूशन के कुछ परसेंटेज अमाउंट है, उन दोनों को अगर मिक्स कर मान लो 94% का हो गया x 96, तो दोनों को जब मिक्स करें तो ऑलरेडी इसका परसेंटेज तो घट जाएगा। इसी पे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 90% एंड 97%, 90% एंड 97% प्योर एसिड सॉल्यूशंस, दो तरह के एसिड हो गए 90% का 97% का, दोनों सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स करते हैं, आर मिक्स टू ऑब्टेन 21 लीटर्स ऑफ 95% सॉल्यूशन। यानी कि दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया तो कितना लीटर बनने वाला है, पहले तो 21 लीटर और कितना परसेंटेज बन गया है, तो वो बन गया है 95% ऑफ प्योर एसिड सॉल्यूशन। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ एसिड टू बी मिक्स्ड इन द मिक्सचर। तो देखिए हम लोग लेट करते हैं, लेट फर्स्ट अमाउंट ऑफ फर्स्ट मिक्सचर या फर्स्ट एसिड बी x लीटर और अमाउंट ऑफ सेकंड एसिड बी y लीटर। देखिए पहले क्वेश्चन लेते हैं, कितना इसमें के बोला 94% एंड 97% बोथ मिक्स एसिड्स आर मिक्स्ड विद ईच अदर देन फॉर्म 21 लीटर एसिड ऑफ 95%। 21 लीटर कितना टोटल एसिड बना है, टोटल एसिड इक्वल टू कितना है 21 लीटर, यानी कि x ये पहला है और ये दूसरा y, दोनों को जब मिक्स कर दी तो हमारा 21 लीटर का एसिड बनता है सॉल्यूशन। ये हो गया पहला। अब कह रहा है क्या, अब देखिए एक और क्वेश्चन दूसरा क्या बोल रहा है कि पहले के यानी कि 90 पहले का कितना परसेंट है, कह रहा है कि पहले का 90% यानी 90% ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस 97% ऑफ सेकंड सॉल्यूशन को मिक्स किया गया है, तो दोनों को मिक्स करने के बाद 95% ऑफ 21 लीटर बनता है सॉल्यूशन। तो देखिए पहला सॉल्यूशन हमारा कितना है, x लीटर है, तो x का 90% 90/100% के लिए, दूसरा है कितना y, तो y का 97%, क्योंकि 97% वाला है, तो y कितना है उसका परसेंट 97, कितना टोटल बना है 21 लीटर, 21 लीटर कितना परसेंट बना है तो 95%। अब इसी को हम लोग कर देते हैं 98, 100 से दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो ये 100 सब कट गया, तो 90x प्लस 97y इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई तो 21 5 जा 105 10 हो गया, और 21 9 का होता है 189 और 10 हो गया आपका 199। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को जब हम सॉल्व कर देंगे और x और y का वैल्यू तो हमको मालूम चलेगा कि पहला सॉल्यूशन जो 90% का था वो कितना लीटर था और दूसरा सॉल्यूशन जो 97% का था वो कितना लीटर था, और इस तरह हम इसको सॉल्व। आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कह रहा है क्या, ए मैन सोल्ड ए चेयर एंड ए टेबल टुगेदर ₹1520, thereby making of profit 25% on the chair and 10% on the table। यानी का ये दिया गया कि एक आदमी जो है वो चेयर और टेबल को बेच रहा है, जिसमें पहला जो चेयर है उसको बेचता है वो 25% पे प्रॉफिट पे, और दूसरा टेबल है उसको भी 10% प्रॉफिट देता है, तो टोटल उसको प्रॉफिट होता है 1520। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि बाय सेलिंग द टुगेदर फॉर ₹1535 he would have made profit of 10% on the chair and 25% on the table, then find the cost of each chair and each table। तो देखिए लेट करते हैं, लेट cost of one chair be ₹X and cost of one table be ₹। देखिए ये कॉस्ट हुआ, कॉस्ट का मतलब क्या होता है सीपी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जाता है कि जब इसने टेबल को और चेयर को दोनों को प्रॉफिट बेचा, जिसमें उसने क्या किया है कि 25% पे चेयर को प्रॉफिट बेचा है और 10% पे टेबल को बेचा है, तब उसको जाके पूरा 1520 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग फॉर्मूला जान ले, एसपी यानी सेलिंग प्राइस जो होता है एट द गेन परसेंट, ये होता है 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इनटू सीपी, और यही अगर लॉस आता तो यहां माइनस होता। तो ये देखिए बोला है तो इसके अकॉर्डिंग अगर निकाला जाए तो 100 प्लस कितना परसेंट चेयर को बेचा है 25%, 100 प्लस 25 बाय 100 इनटू x, और टेबल को कितने भेजा है 10%, तो 100 प्लस 10 बाई 100 इंटू y इक्वल टू कितने रुपीस का उसको टोटल प्रॉफिट हुआ 1520। इसको सॉल्व करिए 125 बाई 100 इंटू x प्लस 110 बाई 100 इक्वल टू 15। ये पहला इक्वेशन। दूसरा के लिए क्या कह रहा है, दूसरे के लिए कह रहा है कि अब चेंज करनी है, अब चेयर को 10% में और टेबल को 25% बेचता है, तब जाके उसको जो टोटल प्रॉफिट ऑफ 1535। तो देखिए जब चेयर को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेयर को 10% में बेचेगा तो कितना हो जाएगा, यही वाला यहाँ आ जाएगा 110x बाई 100 हो जाएगा, और जब टेबल को बेचा है 25 में तो 125y बाई 100 होगा और इक्वल टू 1535। ध्यान देना है एक बात है, अगर मान लीजिए किसी एक को अगर वो लॉस पे बेच देता, मान लीजिए कि अगर जैसे चेयर था या टेबल था इसको 25% लॉस पे बेचता, तो यहाँ तो फॉर्मूला माइनस होता है, लेकिन यहाँ भी माइनस होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम एक को 40% प्रॉफिट पे बेचते और एक को 20% लॉस पे बेचते, तो आखिर में हमारा जो टोटल प्रॉफिट होगा वो लॉस वाला उसमें से माइनस होगा। इसीलिए जब लॉस अगर कर देगा तो यहाँ जो बीच में प्लस है ये भी माइनस हो जाता है, और तब जाके इन दोनों इक्वेशन जो है इसको सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन से हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन चेयर एंड वन टेबल। इस मिसलेनियस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन देखते हैं टाइम एंड। जैसे अब दिखाते हैं आप लोगों को क्वेश्चन कि एक ट्रेन है, सपोज कीजिए कोई ट्रेन पटना से बक्सर आ रही है या पटना से दिल्ली जा रही है, क्या ट्रेन का स्पीड अगर बढ़ जाए, अगर ट्रेन का स्पीड बढ़ जाए तो पक्का है कि ट्रेन अपने जो फिक्स टाइम है उससे पहले पहुंच जाएगी। जैसे मान लीजिए ट्रेन यहाँ से शाम रात में 7 बजे चलती है और सुबह उसको 5 बजे पहुंचना है और उसका स्पीड 60 और अब स्पीड अगर 80 हो जाए तो पक्का है कुछ टाइम पहले पहुंचेगी, जो सुबह 5 बजे पहुंचे तो 4 बजे पहुंच जाएगी। और अगर स्पीड घट जाए
तो जो 5 बजे सुबह पहुंचे तो हो सकता है 8 बजे पहुंचे घटने के बाद। लेकिन दोनों कंडीशन में या तो स्पीड ऑफ ट्रेन का बढ़े या घटे, कभी भी जो डिस्टेंस बिटवीन द पटना और दिल्ली वो कभी डिक्रीज और इंक्रीज नहीं करे। इसी पे क्वेश्चन देखिए क्या है। करेक्ट, ट्रेन कवर a certain distance at a uniform speed. If the train would be 10 km faster than 2 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 10 km, it would have taken 3 more than scheduled time. So, can I find the distance covered by the train? तो distance जो होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। तो पहले हम लोग ये निकालें कि किस स्पीड से ट्रेन गई है और उसका शेड्यूल टाइम है क्या। तो लेट करते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर और उसके बाद कंसीडर करते हैं कि इसका शेड्यूल टाइम क्या होगा। लेट कंसीडर शेड्यूल टाइम बी y किलोमीटर पर आवर। सॉरी, शेड्यूल टाइम इज y, distance is equal to speed into time in x y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं कह रहा है क्या। पहला कंडीशन है कि if the train would have been 10 km faster, if the train would have been 10 km faster, यानी ट्रेन जो पहले x से चले तो कितना चलेगी x plus 10 से फास्टर चल रही है, तो शेड्यूल टाइम से वो 2 घंटा बिफोर जो है वो पहुंच जाती है। यानी कि कितना शेड्यूल टाइम था वाई टाइम, अब कितना पहले पहुंच रही है 2 घंटे, यानी वाई माइनस 2 शेड्यूल टाइम। लेकिन डिस्टेंस वही बताया कि नहीं, कितनी चीज है तो ये हो गया x मल्टीप्लाई करेंगे xy माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 xy से कैंसिल माइनस 2x प्लस 10y इक्वल टू 20। अब 2 से डिवाइड करते हैं माइनस x प्लस 5। दूसरा कह रहा है, दूसरा कंडीशन देखिए कि if train 10 km per hour slower, then it reach the station more than 3 hours of the scheduled time। कह रहा है क्या क्वेश्चन है कि अगर स्पीड ट्रेन का 10 किलोमीटर घंटे पहले x का बजाएगा x माइनस 10, तो टाइम जो है शेड्यूल टाइम वो 3 घंटा बढ़ा, पहले y घंटा y और पहुंचते थे तो y प्लस 3 मान लीजिए पहले 5 बजे सुबह ही पहुंचे तो 8 बजे इस तरह से। लेकिन डिस्टेंस डिक्रीज नहीं करेगा, तो xy प्लस 3x माइनस 10y माइनस 32 xy चल कैसे 3x माइनस 10y ये हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर देंगे तो x और y का वैल्यू हमको फाइंड आउट होगा। जैसे ही x और y का हमको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो इसमें पुट कर देंगे x y का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको डिस्टेंस पता चलेगा कितना डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया। अब डिस्टेंस और टाइम में ही क्वेश्चन देखते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। दैट मींस ऐसे क्वेश्चन है ए मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। ठीक है, पहला कंडीशन। एंड इफ दिस मोटर बोट covers 21 kilometer in upstream and return back the same distance in 5, then it takes 5 hours. Then find the speed of the boat in still water and the speed of the stream. देखिए पहले हम लोग कंसीडर करते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम का कंसीडर करते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए एक आता है अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम दैट मींस इसमें निकालते हैं स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो। लेकिन इसका मतलब क्या होगा, जब भी अगर मान लीजिए अगर कोई रिवर है उस रिवर में वाटर का फ्लो जो है वो ईस्ट टू वेस्ट में, तो बोट जो है वेस्ट टू ईस्ट आएगी। तो बोट जो वेस्ट टू ईस्ट आएगी
तो उसका स्पीड डिक्रीज हो। क्यों? क्योंकि वाटर भी होगा वो उसमें फोर्स अप्लाई करेगा, और हम लोग जानते हैं फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन, यानी कि अगर फोर्स डिक्रीज करेगा बोर्ड के फोर्स को, अगर वाटर का फोर्स, तो उसका वाटर का एक्सेलरेशन घटेगा। अगर वाटर का एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा दैट मींस वाटर का स्पीड डिक्रीज करेगा, यानी वेलोसिटी डिक्रीज। तो अप स्ट्रीम में जो बोट का भी स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा x - y किलोमीटर। इसके अपोजिट अगर डाउन स्ट्रीम में देखा, डाउन स्ट्रीम में वाटर फ्लो रहेगा तो डाउन स्ट्रीम तो वाटर पुश करेगा तो फोर्स बढ़ाएगा बोट का, तो बोट का फोर्स तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, दैट मींस उसका भी स्पीड बढ़ जाएगा। देखिए अब लेंगे स्पीड ऑफ बोट इन डाउन। तो डाउन स्ट्रीम का हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो। तो ये होगा आपका x + y किलोमीटर। तो अब ये कह रहा है कि बोट जो है वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया, तो बोट का और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में आया, तो टोटल टाइमिंग जो है वो 7 आवर है। तो अगर टाइम है तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस है 30 अप स्ट्रीम में, स्पीड है अप स्ट्रीम का x - y यानी 30 / x - y, डाउन स्ट्रीम है डिस्टेंस 28, स्पीड है x + y इक्वल टू कितना है 7। ये हो गया फॉर्मूला। दूसरा कंडीशन कर रहा है कि अब जो बोट है वो 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया भी और 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में रिटर्न भी, तब टाइम लग रहा है 5 आवर। तो अब एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम तो टाइम होगा 21/x - डाउन स्ट्रीम में इससे वैल्यू 21/x + y इक्वल टू कितना 5। ये होगा दूसरा। कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले दोनों इक्वेशन को हम रिड्यूस करें, तो रिड्यूस करते हैं 1/x - y इक्वल टू हम u मान लेते हैं 1/x + y d। तो देखिए अब हमारा बनेगा 30u + 28v इक्वल टू 7, और ये हो गया 21u + 21v इक्वल टू 5। अब इसी को सॉल्व करो, तो इसको पहले तो हम इक्वल है, तो देखिए आप y को 21 और 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो 7 दो में कॉमन है, यानी कि इसमें 4 ज्यादा है, इसमें 3, तो इसमें 4 से इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4, ये हो गया 90u + 84u इक्वल टू 20, और ये हो जाएगा आपका 84u + 84v इक्वल टू 20। सब्ट्रैक्शन कर दें, कट गया, आगे आपका 6u इक्वल टू 1, यानी u इक्वल टू 1/6, यानी u क्या है 1/x - y इक्वल टू 1/6, और इस तरह आ जाएगा x - y इक्वल टू 6। पहला इक्वेशन। अब जब ये आ गया तो इसी x - y की वैल्यू को उसमें पुट कर देते हैं। पहले क्वेश्चन तो देखिए 30/x - y 6 + 28/x + y इक्वल टू 7, ये कट गया 5 बार, यानी 28/x + y, 5 किधर आएगा माइनस होगा 7 में से, तो माइनस में कितना हो जाएगा 2 से कट गया 14 बार, यानी 14/x + y इक्वल टू 1/1, और x + y इक्वल टू 14। अब ये दोनों इक्वेशन हमारे सॉल्व हो गए, तो इस थर्ड इक्वेशन को और इस फोर्थ इक्वेशन को दोनों को जब सॉल्व कर देंगे तो हमारा x y का वैल्यू, यानी करेंगे कि आप ये बात, यही बात को ध्यान देना कि जब भी आप स्ट्रीम हो तो स्पीड x - y लेंगे, यानी बोट के स्पीड में से स्ट्रीम का स्पीड माइनस कर देंगे, और डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड